Hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science most important chapter अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो जिस तरीके से अभी तक हमने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वन शॉट वे के साथ एक ही वीडियो के अंदर हमने सभी चीजें सभी कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सब आपको करवा दिए और होपफुली आपको वो सब चीज समझ में भी आ गई होंगी। इसी तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हम अंतरराष्ट्रीय संगठन को समझने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या है, हम इसकी क्या जरूरत है, इसके अंग क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, ये कब स्थापित हुआ था, क्यों स्थापित हुआ था, इससे पहले कुछ था या नहीं था, सभी सवाल के जवाब आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमने आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को और समझते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है? बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सभी के ऊपर सभी को गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ये समझते हो आप? यस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आखिर ये विचार हमारी दुनिया के अंदर किस तरीके से आया? तो जैसे कि हमारे पूरे विश्व के स्तर पर पहली बार जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया जो हुआ था 1914 से 1918 तक, तो इसमें बहुत सब रिसोर्सेज खराब हो गई, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सब देश बर्बाद हो गए, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई। तो इन्हीं सब चीजों से लेकर कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ऐसा कार्य जो हुए हैं, ये सब सिचुएशंस जो आई हैं, ये दोबारा हमें देखने को ना मिले, तो इनके ऊपर प्रभाव जमाने के लिए कोई एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए जो कि इन्हें रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, जो कि लड़ाइयों को होने से रोके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ब्रांच का जन्म किया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो इस नाम से ये जन्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस नाम से, जो कि इंटरनेशनल के स्तर पर काम कर रही थी। मगर कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हमें देखने को मिला। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिला तो उस विश्व युद्ध के अंदर तो ये रोक नहीं पाई उस विश्व युद्ध को, और बताया ये गया कि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर पहले विश्व युद्ध से ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा लोगों की जाने गई थी, पहले विश्व युद्ध से ज्यादा इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। तो बेसिकली यहां पर लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर पाया अच्छे से, तो इसको तो समाप्त कर दिया गया पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही। ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसी की जगह पर एक न्यू ब्रांच का जन्म हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ तो इसने इतनी बेहतर तरीके से काम संभाला कि यह आज तक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर बहुत सारे देश, बहुत सारे क्या पूरी दुनिया के लेवल के सभी देश आते हैं, और आने के बाद किसी की भी देश के बीच में मनमुटाव होता है तो वो अपनी बातचीत या आपसी बहस के द्वारा वहीं सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये मनमुटाव लड़ाइयों के अंदर तब्दील होगा तो उसमें लड़ाइयां होंगी, लड़ाई होंगी, सैनिक जाएंगे तो आम जनता मारी जाएगी, बहुत सब रिसोर्सेज खराब हो जाएंगी। आप खुद देखिए, लड़ाई का मतलब होता है कि पैसों का आउटफ्लो, पैसों का आउटफ्लो। अगर आप किसी देश के ऊपर एक बम भी दाग रहे हो तो उसमें आप करोड़ों रुपए फेंक रहे हो उस बम में, ठीक है? तो इस तरीके से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसका जन्म किया और अल्टीमेटली ये आज तक एक बढ़िया तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा है। तो यहां तक तो भैया हम समझ गए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो आप यहां से खुद बना सकते हो कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, कि देश भर की जो लड़ाइयां होती हैं, देश भर का जो मनमुटाव होता है, उसको एक आपसी बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर देना। ये बेसिकली हर एक देश के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी प्रोवाइड करता है। और अगर कोई देश बेवजह किसी भी देश के ऊपर कोई कब्जा करना चाहे, बेवजह हमला करना चाहे, तो ये उसको भी रोकथाम करने में हेल्प करता है। अब रही बात, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये अभी जो युद्ध हुए हैं जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का और रूस और यूक्रेन का, ये उनको क्यों नहीं रोक रहा? देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मनमुटाव ऐसे होते हैं जो कि नहीं रोक पाते, मगर वो एक दूसरे देशों के ऊपर परमाणु बम नहीं दाग रहे, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। ये बिल्कुल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं माने तो परमाणु बम नहीं दाग सकते आप बिल्कुल भी। ये समझ में आ गया आपके? ठीक है, तो यहां तक हमारी चीजें हुई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इसमें अमेरिका का वर्चस्व कैसे है। देखो, अमेरिका का वर्चस्व कई तरीकों से है, जैसे कि अमेरिका इसके बजट के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है। तो अमेरिका को बताया जाता है कि इसके फैसलों में ज्यादातर अमेरिका या पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये सवाल उठते रहते हैं कि इसकी प्रक्रियाओं के ढांचों में सुधार होना चाहिए। मतलब इसके जो सुरक्षा परिषद है, बात करेंगे अभी, सुरक्षा परिषद के सिर्फ और सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का मतलब यह है कि वो चेंज नहीं हो सकते, और बाकी अस्थायी यानी 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का मतलब यह है कि हर 2 वर्ष बाद उन देशों का चुनाव होता है। अगर वो जीत जाते हैं तो वो उस मीटिंग का हिस्सा रहते हैं, अदरवाइज उनकी जगह कोई और आ जाता है, वो चेंज हो सकते हैं। और स्थायी सदस्य कभी चेंज नहीं होंगे। अब स्थायी सदस्यों के अंदर सारी सुपर पावर है इसमें, जिनके पास वीटो पावर भी है, काफी उद्योगपति देश हैं, बड़े देश हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इस तरीके के देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब हमने अंगों की कर ली है, तो इसके अंग ही पढ़ लेते हैं पहले। देखो पार्ट्स,
इसमें याद रखना कि कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रांचेस यानी शाखाओं के अंदर और उसके अंगों में यानी पार्ट्स के अंदर। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कभी पूछा था प्री बोर्ड के एग्जाम में लास्ट टाइम कि आप हमें अंगों का यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो कई सारे बच्चे शाखाएं लेकर आ गए थे। तो वो तो एक लोकल लेवल एग्जाम था, आपको हो सकता है कुछ नंबर मिल भी गए हों, मगर बोर्ड के लेवल पे नहीं मिलने वाले, तो इसलिए आपको समझते हुए चलना है हर चीज को। पार्ट्स की बात कर रहा है तो सुरक्षा परिषद आता है इसका पार्ट, महासभा आती है, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद और न्यायसिता परिषद। अब इनको समझाता हूं मैं जरा। सुरक्षा परिषद का मतलब क्या है कि विश्व के स्तर पर सुरक्षा स्थापन करना, शांति स्थापन करना, लड़ाइयों को रोकना, मनमुटावों को रोकना, और अगर है तो उसको आपसी बातचीत द्वारा खत्म करना। नाम के द्वारा ही समझ में आ रही है सभी चीजें। तो इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दूसरा महासभा, महासभा में 153 सीटें मतलब 153 सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें ये डिस्कशन होता है कि बेसिकली अगर किसी देश को एडमिशन देना है, जैसे कि 2 साल बाद कोई जीता तो उसको एडमिशन देना या किसी को हटाना है, तो इस तरीके से बातें होती है। एक बड़ी मीटिंग समझ लीजिए महासभा, ठीक है। सचिवालय, ये अंतरराष्ट्रीय हाई कोर्ट भी बोलते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जिसके अंदर देशों के केस जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि चाइना हम पर हमला कर रहा है और जो हमारी जमीन है वो उसको अपना बता रहा है, तो हमारा भी केस कहां जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो देशों के बीच में मनमुटाव होता है वो केसेस जाते हैं, और उनको जो लीड करते हैं वो 15 न्यायाधीश करते हैं, या इस वाले इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आर्थिक व सामाजिक परिषद। बेसिकली ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के द्वारा ही काम करता है ये परिषद, और अल्टीमेटली किस तरीके से काम करेगा? इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा। ये तो हमें सब चीज आती है, ठीक है। अब बात कर लो जरा लास्ट वाले की, न्यायसिता परिषद। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलिंग का काम करता था, यानी कि हर एक अंग को अगर कोई सहायता पहुंचानी है तो ये करता था, अगर किसी को कोई परेशानी आ रही तो ये फुलफिल करता था। मगर इसका जो काम है ना वो 1994 के अंदर सामाजिक परिषद के द्वारा समाप्त कर दिया गया कि ये फिजूल का अंग बना हुआ है, इसका हमें यूज नहीं पड़ता, तो इसको समाप्त कर दो, बेवजह बढ़ाने की जरूरत है नहीं। तो अगर एक्चुअल में बात करूं तो आपके अंग सिर्फ यहां तक ही रह जाते हैं, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। सो होपफुली यहां तक तो आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब बढ़िए आगे की तरफ, यानी कि ब्रांचेस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, यानी कि हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूएनओ है, ये क्या काम कर रहा है? लड़ाइयों को रोक रहा है ना। लड़ाइयों को रोकने के साथ साथ क्या कर रहा है? शांति स्थापित कर रहा है, मनमुटावों को दूर कर रहा है कई चीजों के जरिए, महासभा के जरिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए, सुरक्षा परिषद के जरिए, हर एक काम को ये फिनिश कर रहा है। मगर यहां तक हम नहीं समझ गए इसका काम सिर्फ लड़ाइयों को रोकना है, तो इसका जवाब है नहीं। इसका कार्य जो है वो लड़ाइयों से भी कहीं आगे है, यानी कि अगर कोई विपदा आती है तो उस विपदा के लिए भी अपने पास ये फंड फुलफिल रखता है कि जिससे हेल्प की जा सके किसी दूसरे देश की, और वो ये काम इसकी शाखाएं करती हैं, इसकी ब्रांचेस करती हैं। पहली ब्रांच आती है हमारे पास यूनिसेफ। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा, यहां पर मैंने कोई लंबी लिस्ट नहीं बनाई, ये 2-4 ऐसी शाखाएं हैं जो कि आपको इजीली याद भी हो जाने वाली हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे 2-3 पेज तो आपके यहीं भर जाएंगे, ठीक है, अगर बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया तो देखो, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चिल्ड्रन की इमरजेंसी है, चिल्ड्रन के द्वारा ये चिल्ड्रन के लिए कोई विपदा आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक फंड जारी रखता है, जो कि किसी भी देश को नीड पड़ने पे दे दिया जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन संबंधित, सोशल संबंधित, कल्चरल संबंधित हर एक आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या से संबंधित कार्य करता है, और उसी के हिसाब से फंड रिक्वायरमेंट होती है उसके पास। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेबर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि ये कि जितने भी मजदूर होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे मान लो कोई बुर्ज खलीफा बनवा रहे हैं हम, है ना, और बुर्ज खलीफा बनवाने में हमने मजदूरों को पैसे नहीं दिए, तो वो केस हमारा ILO हैंडल करेगा और हमसे पैसे दिलवा देगा। ये तो बहुत मजाक की एग्जांपल हो गया, मगर अगर आप देखो कि जो हमारे देश में या किसी भी देश के अंदर ये होता है ना कि 18 साल से ऊपर का बच्चा कार्य करेगा, काम करेगा, उससे पहले वाले बच्चों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, पढ़ाई करे, काम वाम ना करे, तो ये भी गाइडलाइन हमें ILO ने ही जारी की है, और ये हर एक के लिए की है। तो बेसिकली ये सब जो गाइडलाइंस आती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांच, अकॉर्डिंग टू शाखा, ये गाइडलाइन प्रोवाइड हमें करती रहती है। ILO हो गया, ये समझ गए आप, बच्चों के ऊपर, लेबर के ऊपर सब डिसीजन ले रहा है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो बहुत कॉमन नाम है, इसके ऊपर जो दस्तखत कर देता है ना, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर उस देश का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन निकालने में, कोई टैरिफ, कोई क्वाटो या फिर कोई भी टैक्सेस लेने में, वो सब गाइडलाइन WTO देता है, तो उसी के द्वारा हमें काम करना पड़ता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हेल्थ के ऊपर बात हो रही है, और उसी के हिसाब से फंड दिए और लिए जा रहे हैं। तो यहां तक मैं ये मानता हूं कि आपको
अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैंने अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, क्यों बना था, इससे पहले क्या था, इसकी प्रक्रियाओं के ढांचे में सुधार बता देता हूं। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 5 अस्थायी 10 अस्थायी, तो यहाँ पे ना ये हमसे पूछ सकता है कि इसकी ढांचों में सुधार की जरूरत क्या है। तो जरूरत ये है कि बेसिकली इसमें जो पश्चिमी साइड के देश हैं उनका हस्तक्षेप थोड़ा कम करना चाहिए। अब इसमें अमेरिका का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कभी कभार ना एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है, तो ये यूएनओ जो है इसमें अमेरिका का प्रभाव ज्यादा है, तो क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका एक अकेला देश है और इसमें सम्मिलित हजारों देश हैं। तो अगर कोई ऐसी बात आती है तो अमेरिका को भी समझा बुझाकर हम समझा सकते हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, या फिर किसी भी पावर के जरिए उसको रोका भी जा सकता है। जैसे अमेरिका के पास एक वीटो पावर है और उसके खिलाफ रूस भी है, ब्रिटेन भी है और भी बड़े देश हैं जैसे चीन भी है, तो उनके पास भी वीटो पावर है। पावर किसकी चलेगी? ज्यादा इनकी चलेगी ना, क्योंकि 3 पावर एक जगह आ गई। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम अमेरिका को संभाल सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों के जरिए हमें यूएनओ खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएनओ एक काफी इफेक्टिवली लेवल पे काम कर रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। परिक्रिया में ढांचे में सुधार का मतलब ये हो सकता है कि बेसिकली इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, और अस्थायी सदस्यों की संख्या तो बढ़ी हुई है। इससे ये होगा कि बेसिकली पूरी दुनिया के जो देश है ना वो इसका भाग बन सकेंगे, उसका हिस्सा ले सकेंगे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप हमें बता दीजिए कि भारत वीटो पावर लेने के या फिर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लायक है या नहीं। तो देखो जब ये बातें उठ रही थी कि इसके परिक्रिया को ढांचे में सुधार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसमें एक रिपोर्ट भी आई कि हाँ भैया हम सुधार करेंगे, मगर ये कुछ मानदंड हैं, इनको आप फॉलो कर लो और हमारे स्थायी सदस्य बन जाओ या वीटो पावर ले लो। तो स्थायी सदस्य का मतलब यही है कि जिसके पास वीटो पावर होगी वही इसमें सम्मिलित होगा, है ना। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे मानदंड थे कि वो जनसंख्या में काफी अच्छा खासा देश होना चाहिए, उसकी जमीन काफी अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए, और साथ में ये कि वो एक तरह से विकसित होने पर चढ़ रहा हो, यानी कि चढ़ता सूरज होता है ना, काफी विकासशील होने पे कार्य हो उसका, विकसित होने वाले हो, इस तरीके से उसकी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझनी कि ये सब तो हमारे भारत में भी है भाई, भारत जनसंख्या के हिसाब से बड़ा है, एक महादेश से कम नहीं है एरिया के हिसाब से, साथ में भारत जो है वो चढ़ता सूरज है, यानी कि विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो जितने भी इसके मानदंड हैं वो सभी के सभी कहां पर इन्वॉल्व होते हैं? हमारे भारत के अंदर आते हैं। तो भारत भी किसके ऊपर बन सकता है? वीटो पावर लेने के बिल्कुल लायक है। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि लायक है तो दी क्यों नहीं जा रही? देखो ये इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि हमारा जो आस पड़ोस है ना देशों का वो ज्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी, चीन से तो हमारी दुश्मनी, थोड़े बहुत जो देश हैं जैसे श्रीलंका तो उनसे पट जाती है हमारी। अगर हमारे पास वीटो पावर आएगी तो हम सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और कोई हमसे कुछ कह भी नहीं सकता, भैया वीटो पावर है मेरे पास। हो सकता है हम किसी अपने दुश्मन देश से बदला निकाल लें, ठीक है। तो ये कुछ कारणों की वजह से, कुछ दुश्मनी की वजह से ना हमें वीटो पावर नहीं मिल पाएगी। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्यों नहीं दी जा रही, तो होपफुली आप सब बता दोगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आपको सब आता है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी इस चैप्टर के अंदर इतनी ही चीजें थी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम लेवल से हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो हम समझ गए और चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से इफेक्टिवली, इफिशियंसी के साथ और बेस्ट ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।